देख लेते हैं पहले, और उसके बाद 15 के बारे में बात करते हैं। 14 देखिए भाई, 14 में देखिए आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि आपके पास एक बॉडी है 5 kg, moves along the x axis with a velocity of 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरा बॉडी है 10 kg का जो कि y axis के along मूव कर रहा है with a velocity of √3 मीटर पर सेकंड। They collide at the origin and stick together. If the amount of heat liberated in the collision is lambda by 3, तो आपको lambda का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था कि एक बॉडी जो है वो इन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर दोनों कोलाइड कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो उसके बाद अपन ने बोला था कि दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे से और फिर साथ में मूव करने लगते हैं। तो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और जो 10 kg वाला ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग √3 मीटर पर सेकंड से। अब इसके बाद ये यहाँ पर दोनों चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद यहाँ पर क्या बोला है, दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो दोनों एक साथ अगर मूव करेंगे तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर ऐसे कहीं इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। तो अब अगर अपने को यहाँ पर वेलोसिटी v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये थीटा एंगल पर इस तरीके से v वेलोसिटी से कैलकुलेट करने चलने लगते हैं, तो आप बोलेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन, क्योंकि आपके इन दोनों बॉल्स के सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो बताएंगे इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना था? 10 5 into 2, और फाइनल मोमेंटम की अगर अपन बात करेंगे तो टोटल मास हो जाएगा आपका 15, और एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम अगर अपन लिखेंगे तो हो जाएगा v cos थीटा। तो यहाँ से v cos थीटा का वैल्यू आपका कितना निकल करके आ गया 10/15, यानी कि ये हो गया आपका 2/3 मीटर पर सेकंड। और y डायरेक्शन का मोमेंटम अगर कंजर्व कराओगे तो इनिशियल मोमेंटम था y डायरेक्शन का 10√3, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका 15 into v sin थीटा। तो यहाँ से आपका v sin थीटा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 2√3/3, यानी कि 2/√3। ठीक है भाई, तो ये आपके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई है, ये आपके पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे आफ्टर कोलिजन vx² + vy², और एनर्जी का जो लॉस हुआ है, हीट लॉस बेसिकली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ से सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। जिन्होंने पूछा उनको क्लियर हो गया? सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लॉस पूछा है बेसिकली, है ना। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली तो दोनों साथ ही में चल रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 भी फिर पूछा है किसी ने। 15 देखिए, 15 में आपको देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ बॉल ऑफ मास m is suspended by a massless string of length l from a fixed point। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे। सर्कुलर मोशन का ज्ञान होना भी जरूरी है मतलब इसके लिए। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक बॉल है मास m का, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और एक 2m मास का बॉल आता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से उसको हिट करता है और आकर के उसके साथ चिपक जाता है। If the initial velocity of 2m is x root gl, मतलब कि ये जो 2m जितना वेलोसिटी से आकर के इसको हिट किया ना, वो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू आपको x रूट gl दे रखा है। तो मैं बोल देता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी लेट से उसका v नॉट था, और क्या है कि सिस्टम जो है वो π/2 यानी कि 90 डिग्री के एंगल तक डिफ्लेक्ट होता है। इनिशियल वेलोसिटी x रूट gl है, तो अगर π/2 तक वो डिफ्लेक्ट हो तो पहले तो अपने को x का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एक और पार्ट दिया गया है इसी क्वेश्चन का कि अगर मैं phi इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि 60 डिग्री के वर्टिकल के साथ डिफ्लेक्शन पे अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट कर दूं, तो जो आपका बॉल्स का सिस्टम बनेगा दोनों के स्टिक होने के बाद, उसका हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ट्रैजेक्टोरी के हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इतना है। तो आपको x + y का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपन x का वैल्यू निकालें, और x का वैल्यू निकालने के बाद फिर उसके बाद अपन y का वैल्यू निकालें। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जब दोनों का एक कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा, दोनों मान लीजिए जब चिपक जाते हैं आफ्टर कोलिजन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये 90 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हो सके? आपको
आपको बोला है ना कि 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है phi is equal to, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दूंगा मैं कि 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा? रूट 2gl, ये सभी को पता होगा ना? एनर्जी कंजर्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो जस्ट यहाँ तक पहुंचाना है आपके 3m मास के बॉल को। टोटल 3m मास हो जाएगा, दोनों अगर कंबाइंड एक साथ आ जाएंगे तो उसको कितना वेलोसिटी दिया जाए कि वो 90 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हो, तो वो आप बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मैंने 0 ले लिया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की अगर मैं बात करूंगा तो लेट्स से वो हाफ एम वी स्क्वायर ले लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आपका हो जाएगा 3m इंटू जी इंटू एल, मास भी आपको टोटल यहाँ पे 3m लेना पड़ेगा। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फाइनल जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं 0 कर दूं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको मिलेगी, कितनी आपको वेलोसिटी देनी पड़ेगी लोएस्ट पॉइंट पे, रूट ओवर 2gl वेलोसिटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया बात है। मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आफ्टर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी रूट ओवर 2gl। अब आफ्टर कोलिजन अगर एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी मेरे को मिल गया तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो आपका 2m प्लस m मास का सिस्टम है ना, उस पर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। टेंशन जो भी यहाँ पर इंपल्सिव फोर्स लगेगा टेंशन की वजह से, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है that should be equal to final momentum in horizontal या x direction। तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन का अगर मैं लिखूंगा तो क्या मैं 2m into v naught cos 45 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? ये सही बात है। हाँ, और फाइनल मोमेंटम कितना लिख दूंगा मैं? फाइनल मोमेंटम लिख दूंगा 3m into, हाँ 3m into रूट 2gl। ये लो, तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2v naught into 1 by root 2 is equal to 3 times of root 2gl। तो यहाँ से अब देखिए आपको कितना मिल रहा है, ये रूट 2 हो जाएगा और ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, तो v नॉट का वैल्यू तो आपको 3 टाइम्स ऑफ रूट gl मिलेगा। मतलब कि आपको जो 2m मास वाला बॉल था उसका इनिशियल वेलोसिटी तो पता चल गया, मतलब कि x का वैल्यू तो आपको 3 पता चल गया। यहाँ पे एक पार्ट तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है y को कैलकुलेट करने की। तो y को अगर अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो y को कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर अब आपने क्या किया कि सेम सिनेरियो वापस से क्रिएट हो रहा है और अब आप phi is equal to 60 डिग्री पे इस स्ट्रिंग को कट कर दे रहे हैं। तो phi is equal to 60 डिग्री पे अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट कर दूं तो आपसे पूछा है कि हाईएस्ट ट्रेजेक्टोरी वाला जो पॉइंट होगा आपके इस बॉल के सिस्टम का, वहां पर उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो पहले तो आप मुझे ये बता दो कि ये 60 डिग्री के डिफ्लेक्शन पे कितना वेलोसिटी हो चुका होगा। यहाँ पे अगर आपने रूट ओवर 2gl वेलोसिटी दिया है तो यहाँ पर बॉल के पास कितना वेलोसिटी होगा, कितना आ रहा है? 60 डिग्री के डिफ्लेक्शन पर वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए क्या लिखूं इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। ये वाला एंगल बता सकते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब यार एनर्जी कंजर्व कर ही सकते हो, ये एल है तो कितना हाइट ऊपर आ गया आपका बॉल? एल माइनस एल कॉस 60 ऊपर आ गया, एल बाई 2 है, एल बाई 2 हाइट पे आ चुका है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ 3m इंटू वेलोसिटी पर यानी कि 2। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में 0 ले लेता हूँ, रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ इसी कोई। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये कैसे? यस सर, यस। अरे क्वेश्चन तो वही है ना यार। यस। और उसके बाद फाइनल हाईएस्ट जो 60 डिग्री वाला पॉइंट है वहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो हो जाएगी हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3m g इंटू एल बाई 2। यहाँ से v का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है एक बार। सर रूट के अंदर gl बाई 2, रूट के अंदर gl और डिवाइडेड बाय 2 या फिर सिर्फ रूट gl बाय 2। ये 3m तो आपका देखिए कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो गया,
ये बचा GL इज इक्वल टू v²/2 प्लस GL/2। तो ये GL/2 इज इक्वल टू v²/2, मतलब कि v का वैल्यू √GL आ गया है। सही बात है? यस। अब आपने यहाँ पर स्ट्रिंग को कट कर दिया और एक पार्टिकल है जिसको √GL वेलोसिटी दी है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के एंगल पर। अपने ट्रेजेक्टोरी के हाईएस्ट पाथ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? GL cos 60 √GL cos 60। तो Vx इज इक्वल टू √GL cos 60 डिग्री। सर ये हाईएस्ट यानी कि ये हो जाएगा। अरे यार, प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं परफॉर्म करेगा क्या अभी ऐसा, अगर रस्सी को काट दिया तो? यस। तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी रह जाती है ना, y डायरेक्शन वाली तो जीरो हो जाती है। तो v cos 60 डिग्री वेलोसिटी हो गई, तो √GL/2। तो यहाँ से आप ऊपर क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो ये y था आपका, मतलब y का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 2। तो y का वैल्यू आपको मिल गया 2 और x का वैल्यू मिला था अपने को 3। अपने से शायद क्वेश्चन में x प्लस y का वैल्यू पूछा है, तो x प्लस y जो है वो आपका 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा। अब देखिए, आसान क्वेश्चन था। कई लोगों ने तो क्या पढ़ के ही छोड़ दिया होगा कि नहीं होगा अपने से। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का ज्ञान चाहिए था। अब आप लोग जैसे बहुत बार, मैं जब 11th के, जैसे मैंने J03 में पढ़ाया, 7 में पढ़ाया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते थे कि प्रोजेक्टाइल कहाँ पे काम आएगा, ये बताओ। प्रोजेक्टाइल का डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम है एक्सरसाइज 3 में, तो क्यों पढ़ाते हैं? तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है या सर्कुलर मोशन है, वो जो चैप्टर्स हैं आपके, वो बाकी के चैप्टर्स के साथ मिक्स होकर के आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सभी चैप्टर्स का ज्ञान होना जरूरी है। आप कोई एक चैप्टर अगर स्किप कर देंगे, बेसिक मैकेनिक्स तो आप स्किप कर ही नहीं सकते ना। काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, अगर आपको फर्दर आगे 11th का या 12th में भी कभी कभी काम आते हैं, मोस्टली काफी जगहों पे फिजिक्स पढ़ना है तो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। यस सर। 16 देखें। 16 भी अच्छा क्वेश्चन है। 16 देखें। 16 में देखिए, आपको यहाँ पर क्या बोला है कि आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है और एक पार्टिकल है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर आकर के इस तरीके से हिट कर रहा है। मासेस वगैरह के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है कि वेज का मास तो कैपिटल M है और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, और फ्लोर आपका स्मूथ है। एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और कैपिटल M इज इक्वल टू 2m, जो आपको रिलेशन दे रखा है मासेस के बीच में। तो यहाँ पर वो v0 वेलोसिटी से आता है और इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पार्टिकल रिबाउंड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर इंपैक्ट। मतलब कोलिजन के बाद जो आपका पार्टिकल है ना, वो वर्टिकल डायरेक्शन में रिबाउंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम ही बना देता हूँ। पार्टिकल यहाँ पर इस तरीके से आएगा, हिट करेगा और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में रिबाउंड करेगा। तो आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और आफ्टर कोलिजन पार्टिकल का वेलोसिटी लेट्स से मैंने v1 अज्यूम कर लिया, और आफ्टर कोलिजन जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका वेलोसिटी लेट्स से मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v2 अज्यूम कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि अज्यूम दैट द इंक्लाइंड प्लेन सफिशिएंटली लॉन्ग इनफ। अब आपका क्या होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा। अब जितना भी v1 उसको वेलोसिटी मिला है वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के जीरो हो जाएगी, पार्टिकल वापस से नीचे आएगा। इंक्लाइंड प्लेन आपका लॉन्ग इनफ है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जितनी देर में पार्टिकल ऊपर जाकर के नीचे आया तो इंक्लाइंड प्लेन आगे निकल गया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो लोग। वो लोग बोल रहे हैं कि जब पार्टिकल ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है ना, तो वो अगेन इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों जो कोलिजन्स हैं आपके, दो इम्पैक्ट जो होने वाले हैं, एक इम्पैक्ट तो ये जो आपका हुआ है फर्स्ट, जब पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर गया, और उसके बाद जब ऊपर जाकर के वापस से नीचे आके आपके इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा, तो उन दोनों कोलिजन्स के बीच का आपको टाइम गैप यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपने वेरिएबल्स यहाँ पे अज्यूम किए हैं कि इंक्लाइंड प्लेन जो है वो v2 से जाएगा आफ्टर कोलिजन, और जो आपका पार्टिकल है वो v1 से जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले तो अपन इनकी वैल्यूज वगैरह देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा मेरे ख्याल से, सही है? ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये देखें कि x डायरेक्शन में आपके सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है।
P initial in x direction should be equal to P final in x direction. F external in x direction is 0 क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह है नहीं आपके सिस्टम पे और उसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा नहीं x डायरेक्शन में. इंपल्सिव फोर्स लगेंगे तो वो तो इंटरनल है, दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगे. तो दोनों पार्टिकल और वेज को अगर मैं साथ में अज्यूम कर लूं तो x डायरेक्शन में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम इनिशियली जो x डायरेक्शन में था वो स्मॉल m into v नॉट था और लीनियर मोमेंटम जो फाइनली x डायरेक्शन में है वो है आपका ट्वाइस ऑफ m into v2. जो कैपिटल M जो है उसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ m दे रखा है आपको, तो उसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया. तो एक चीज तो मेरे पास सीधी सीधी निकल करके आ गई कि आफ्टर कोलिजन जो इंक्लाइन आपका वो v नॉट बाय होने वाला है. ये लो. अब इसके बाद यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, E का इक्वेशन यूज कर सकते हैं. अपने को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू भी यहाँ पे गिवन नहीं है तो वो भी अपने को एक बार देखना पड़ेगा कि कितना निकल करके आ रहा है. तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अपन जो है वो E का इक्वेशन यूज कर लेते हैं. ये रहा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो E इज इक्वल टू क्या होता है आपका V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच होता है. तो आप मुझे बता सकते हैं कि बिफोर कोलिजन कितने से अप्रोच हो रहा था और आफ्टर कोलिजन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितने से सेपरेशन हो रहा है. अप्रोच सर v नॉट sin अल्फा से हो रहा था. अप्रोच जो है वो v नॉट sin अल्फा से हो रहा था. भैया ऐसा बता रहे हैं, ऐसा इसलिए बता पा रहे हैं ये क्योंकि ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा आ जाएगा. हाँ, तो उसका कंपोनेंट अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लेंगे आप तो वो v नॉट cos 90 माइनस अल्फा आएगा. तो v नॉट cos 90 माइनस अल्फा मतलब कि v नॉट sin अल्फा हो जाएगा. तो अप्रोच वेलोसिटी तो आपकी हो गई v नॉट sin अल्फा. ये तो सेपरेशन कितने से हो रहा है, सेपरेशन भी बता दो. v1 cos अल्फा प्लस v2 cos अल्फा. v1 cos अल्फा प्लस v2 cos अल्फा. साइन होगा ना, sin अल्फा. ये वाला एंगल अल्फा होगा तो ये वाला एंगल तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. तो यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है आपका वो v1 cos अल्फा प्लस v2 cos 90 माइनस अल्फा यानी कि sin अल्फा. इतने से आपका सेपरेशन हो रहा है भाई. अब इतने से अपना अगर यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो 10 अल्फा का वैल्यू गिवन है अपने को. तो 10 अल्फा का वैल्यू अगर अपने को यहाँ पे गिवन है तो अपन थोड़ा बहुत यहाँ से अगर देखने की कोशिश करें कि क्या निकल के आ रहा है E का वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ऐसा लिख देता हूँ v1 अपॉन v नॉट इंटू कॉट अल्फा प्लस ये हो जाएगा आपका कितना v2 अपॉन v नॉट. अच्छा, v2 का वैल्यू तो आप v नॉट बाई 2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v नॉट कॉट अल्फा प्लस v2 का वैल्यू अगर v नॉट बाई 2 है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2. अब अगर कहीं से v1 का वैल्यू निकालना हो तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आ जाएगा. तो बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपने से पूछा है क्या? वैसे नहीं पूछा है ना, कोई बात नहीं. आप तो पहले v1 का वैल्यू बता दीजिए, v1 का वैल्यू कैसे निकाले हैं. v1 के वैल्यू के लिए किया जाए, मोमेंटम कंसीडर करवा देंगे अलोंग इंक्लाइन. अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मोमेंटम कंजर्व कराते हैं क्या, या अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो आपका बॉल है उसका वेलोसिटी सेम रहेगा? सेम रहेगा. जितने भी इंपल्सिव फोर्स बॉल पे लगे हैं वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लगे हैं ना, मतलब कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगे हैं. लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ होगा. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर अगर अपन बात करें फॉर स्मॉल m परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर आप उसके लिए बात करेंगे तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट? v नॉट cos अल्फा. v नॉट cos अल्फा. ठीक है. और आफ्टर कोलिजन कितनी है? v1 sin अल्फा. v1 sin अल्फा. मास तो सेम ही है तो मैंने वेलोसिटीज इक्वेट करा दी. यहाँ से आपका v1 का वैल्यू देखिए v नॉट cot अल्फा निकल करके आ गया. cot अल्फा का वैल्यू है कि बस yes sir 1/2. 1/2. तो v1 का वैल्यू भी v नॉट बाई 2 निकल करके आ गया. अब v1 का वैल्यू v नॉट बाई 2 और आपके वेज के वेलोसिटी का वैल्यू भी v नॉट बाई 2. अब देखिए क्या पिक्चर बनी है. पिक्चर ऐसी बनी है कि ये बॉल से निकली, ये v1 से निकली और ये वेज इधर गया v2 से. इसके बाद ये वेज जो है
मान लेते हैं कि वो बॉल जो है वो टी टाइम में वापस से इस वेज को आकर के हिट कर रही है, तो वो बॉल अगर टी टाइम में वापस से इस वेज को आकर के हिट कर रही है, तो आप मुझे इतना बता दो कि टी टाइम में आपका ये वेज जो है वो कितना चल जाए हॉरिजॉन्टली? V नॉट T by 2. V2 into T चल जाएगा। Yes, sir. अब V2 into T अगर वो चल गया तो ये बॉल तो ऊपर गई अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसने अपना वेलोसिटी जीरो किया और उसके बाद वापस से नीचे आ रही है। अब जब वो वापस से नीचे आई है तो आपका वेज जो है वो यहाँ कहीं पहुंच चुका है चल करके, ये ऐसा कुछ पहुंच चुका है, तो बॉल तो अब वहां पर हिट ना यहाँ पे हिट करेगी, तो मतलब बॉल को कितना हाइट और एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है, ये जो एक्स्ट्रा हाइट बॉल को ट्रैवल करना है वो कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या हिट करने के लिए? ये वाला अल्फा है और ये जो है बेस, ये V2 into T है, तो मैं तो ये हाइट पूछ रहा हूँ, ये H कितना है? 10 अल्फा is equal to H upon V2 T। हाँ, तो H जो है V2 T into 10 अल्फा जो है वो आपका हाइट हो गया, मतलब कि H जो है वो V0 by 2 into T into 10 अल्फा हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, आपको अब बॉल के लिए इक्वेशन लगाना है, काइनेमेटिक्स हो गई। अब तो बताइए, ये इनिशियल पोजीशन थी बॉल की और फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और कौन सी डायरेक्शन में हुआ? ये इनिशियल है, ये फाइनल है। H हुआ से डाउनवर्ड H हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करूंगा। डिस्प्लेसमेंट है माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिख दूं? v1 लिख दूं into t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन माइनस g into t स्क्वायर। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके t का वैल्यू निकाल लोगे? हेलो, h का वैल्यू ये रहा, h का वैल्यू ये रहा, h का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कीजिएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और t का वैल्यू निकालिएगा। t का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी, ये जब सब्जेक्टिव में हुआ करता था क्वेश्चन, तो इसमें e भी पूछा जाता था पहले, जब इंटीजर टाइप जो थे वो पहले नहीं आते थे जेई में। जेई में जो पहले क्वेश्चन आते थे ना, वो मतलब इंटीजर टाइप वाला सेक्शन, इस मतलब ये एक्सरसाइज जो थी वो पहले इंटीजर टाइप नहीं हुआ करती थी, उसमें ऑप्शंस हुआ करते थे, अलग अलग सब्जेक्टिव आंसर्स हो सकते थे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी हो सकता था, पॉइंट में, डेसिमल में, कुछ भी आंसर होते थे। तो जब ये इसके पार्ट हुआ करते थे, दो पार्ट, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू भी पूछा जाता था, वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू, जो ऊपर अपन ने इक्वेशन लिखी, उसकी जरूरत है नहीं वैसे अभी अपने को इस क्वेश्चन में, तो अपना काम इतने से चल जाएगा। तो h का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कीजिएगा और इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो टाइम का वैल्यू मिल जाएगा आपको कि कितने टाइम के बाद सेकंड कोलिजन होने वाला है पार्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में। अच्छा क्वेश्चन है, कोई और डाउट है किसी को तो इसमें? क्वेश्चन नंबर 17। Yes, sir. 17 भी पूछना, 17 देखिए भाई। सेवनटीन में आपको क्या बोला गया है कि हेमिस्फीयर S and a particle P are of same mass is equal to √2 kg. P is dropped from a height h. S is capped on a smooth horizontal surface. Friction between P and S is also absent. Elastically collide कर रहा है P यहाँ पे. After collision, the velocity of the particle becomes horizontal. Particle जो है after collision horizontally move होता है. तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि रेशियो ऑफ इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर टू स्पीड ऑफ हेमिस्फीयर आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इम्पल्स का रेशियो और हेमिस्फीयर की स्पीड का रेशियो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है कितना रहा होगा। तो यार ये रहा आपका पार्टिकल, लेट्स से जब पार्टिकल यहाँ पर हिट करता है तो उसके बाद हॉरिजॉन्टली मूव कर जाता है, तो आफ्टर कोलिजन में मान लेता हूँ कि ये पार्टिकल तो इधर की तरफ गया v1 वेलोसिटी से और हेमिस्फीयर इधर की तरफ गया v2 वेलोसिटी से। तो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि आपका ये जो सिस्टम है हेमिस्फीयर प्लस पार्टिकल का, दोनों का मास सेम है ना, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। तो यहाँ पर इनिशियली x डायरेक्शन में आपके पास लीनियर मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली x डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके सिस्टम पे नहीं है। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख गया कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2। ये लो, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई।
इसके बाद आपको बोला गया है कि जो दोनों का कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपन क्या कर सकते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम लोग जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन अगर अपन यूज करें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। ये रहा आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बताइए अप्रोच वेलोसिटी कितनी थी बिफोर कोलिजन और सेपरेशन वेलोसिटी कितनी थी बिफोर कोलिजन? रूट टू जी एच कॉस थीटा। रूट टू जी एच कॉस थीटा है ना, ये वाला एंगल जो है वो आपका थीटा निकल करके आएगा। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल थीटा है और जब पार्टिकल जस्ट हिट करने वाला है तो उसका वेलोसिटी रूट टू जी एच है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाला कंपोनेंट रूट टू जी एच कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये लो, अप्रोच वेलोसिटी तो रूट टू जी एच कॉस थीटा आ गई। सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है यार, मैं आपको क्या अलग से डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। आप क्या ऐसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना लिया करो और लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाने के बाद आप क्या किया करो, आफ्टर कोलिजन ये इधर V1 से V2 से जा रहा है और ये इधर V1 से जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों का सेपरेशन कितने रेट से दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। अब बता दो, V1 और V2 पता चल गया आपको। यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो वर्टिकल के साथ, हाँ बोलिए बोलिए सर। V1 sin थीटा प्लस V2 sin थीटा। V1 sin थीटा प्लस V2 sin थीटा, सही बात है यार, सही बता रहे हैं ये भाई। आप V2 का कंपोनेंट करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये, और आप V1 का कंपोनेंट करेंगे और V2 का कंपोनेंट करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो सेपरेशन जो है वो आपका कितने से हो रहा होगा, V1 sin थीटा प्लस V2 sin थीटा से हो रहा होगा। तो सेपरेशन वेलोसिटी आपकी आ जाएगी यहाँ पे V1 sin थीटा प्लस V2 sin थीटा। अब इसके बाद तो अपने पास ना तो थीटा है ना कुछ और है। अब क्या करें, अब बताइए। ये E का वैल्यू भी चलो अपन ने ये लिख लिया कि V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट टू जी एच कॉस थीटा, और इसका वैल्यू 1 है। V1 बराबर V2 है, तो V1 बराबर V2 को लेट्स से मैंने V0 बोल दिया। तो V1 बराबर V2 को अगर मैं V0 बोल दूंगा तो ये हो जाएगा 2V0 tan थीटा इज इक्वल टू रूट टू जी एच। तो यहाँ से V0 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, रूट ओवर 2GH डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। लेकिन अपने पास तो यहाँ पे अब थीटा भी नहीं है अभी, तो फिर V0 का वैल्यू तो यहाँ पे लिखने का कोई सेंस बना ही नहीं। अब क्या करूं आगे, और क्या कर सकता हूँ मैं, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व कराई जा सकती है। इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसका लॉस नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है। तो फॉर E is equal to 1 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सिस्टम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखेंगे तो हाफ m into 2gh का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी आपकी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखेंगे तो वो है हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, और v1 और v2 तो बराबर है। तो यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा mgh इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m v0 स्क्वायर। तो यहाँ से V0 का वैल्यू आपका कितना आ गया, V0 का वैल्यू रूट ओवर GH निकल करके आ गया। तो V0 का वैल्यू अगर आपका रूट ओवर GH निकल करके आ गया तो यहाँ से आपके पास tan थीटा निकल करके आ रहा है। tan थीटा का वैल्यू देखिए कितना निकल करके आ रहा है यहाँ से, 1/√2। ठीक है भाई, tan थीटा का वैल्यू 1/√2 निकल करके आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, अब इसके बाद आपको पूछा गया है इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर। बताइए ग्राउंड ने हेमिस्फीयर पे कितना इम्पल्स लगाया, बता सकता है क्या कोई? इम्पल्स ऑफ ग्राउंड ऑन हेमिस्फीयर m√2gh, एक कैसे पता चला आपने? देखिए इन्होंने क्या किया, सही बोला इन्होंने। सिस्टम के लिए अगर अपन बात करें तो ये आपका हेमिस्फीयर है और ये आपका पार्टिकल है। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी √2gh थी, वर्टिकल डायरेक्शन की बात चल रही है ना। तो फॉर y डायरेक्शन के लिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो p इनिशियल। अब आप बताइए ग्राउंड से जो इंपल्स आएगा वो इनिशियल मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन में ही आ जाएगा? यहाँ से जो इंपल्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो जो ग्राउंड के नॉर्मल का इंपल्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस नॉर्मल का इंपल्स और फाइनल मोमेंटम क्या यहाँ पे 0 है y डायरेक्शन के लॉन्ग आपके सिस्टम का? यस सर। तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मल का इंपल्स आया है वो m into
√/2gh इतना निकल करके आ गया। तो m into √/2gh तो आपका नॉर्मल का इम्पल्स हो गया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या बोला था, आपको बोला था कि आपको जो है किसका किसका रेशियो चाहिए, एक तो इम्पल्स और एक आपके हेमीस्फीयर का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो ये रहा हेमीस्फीयर का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ऊपर क्या रखना है, न्यूमरेटर में क्या रखना है, डिनोमिनेटर में क्या रखना है, एक बार पढ़ के बताइए। इम्पल्स ऑफ ग्राउंड को आपको ऊपर रखना है, तो m into √/2gh, और वेलोसिटी को आपको डिनोमिनेटर में रखना है यानी कि √/gh, और m का वैल्यू भी √2 गिवन है। तो क्या आंसर 2 आ जाएगा आपका? Yes, sir. तो ये आपका आंसर हो गया। ये लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें और कोई डाउट हो किसी को तो बताएं। ये tan थीटा अगेन फिर से दो पार्ट हुआ करते थे इस क्वेश्चन के, तो उसमें थीटा भी पूछा जाता था। तो थीटा का tan थीटा का वैल्यू 1/√, आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। Yes, sir. 20 भी पूछना है। 20 देखिए, ट्वेंटी में आपको बोला है कि एक न्यूट्रॉन है, और उसके बाद यहाँ पर scattered through deviation from its original direction theta degree in an elastic collision with initially stationary deuteron। अब आपके पास एक न्यूट्रॉन एक x एक्सिस के अलोंग चलता हुआ आ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ न्यूट्रॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मास जो है वो 2m हो जाएगा। ऐसा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया है उन लोगों ने, उनके मासेस जो है वो कितने कितने होते हैं। तो यहाँ पर इसका मास 2m हो गया लेट्स से। अब ये इस डायरेक्शन के अलोंग लेट्स से u वेलोसिटी से चल के आ रहा था अपना बढ़िया। अब u वेलोसिटी से चल के आया, ये 2m के साथ कोलाइड किया, तो 2m के साथ कोलाइड करने के बाद आपको बोला है कि जो न्यूट्रॉन है ना वो तो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से थीटा डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इनिशियल डायरेक्शन से अगर थीटा डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो आपका न्यूट्रॉन है, m मास का जो न्यूट्रॉन था, वो तो डिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से लेट्स से v1 वेलोसिटी के साथ चला गया और ये थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। अब 2m का मुझे नहीं पता, तो मैं 2m को मान लेता हूँ कि वो इधर कहीं चला गया, और वो लेट्स से कुछ थीटा 2 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से। ये लो, थीटा 2 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया या थीटा 0 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा कुछ मान लेते हैं। थीटा तो आपको उसके लिए गिवन है ही सही, इसके लिए अपन थीटा 0 मान लेते हैं कि थीटा 0 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ और ये v2 वेलोसिटी के साथ चला गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप बताइए मोमेंटम्स आप कंजर्व कराएंगे, तो इनिशियली x डायरेक्शन, यहाँ पर p इनिशियल इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू p फाइनल इन x डायरेक्शन। इस तरीके के जितने भी ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें x और y डायरेक्शन दोनों का ही मोमेंटम कंजर्व करा दिया करो, क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे कोई है नहीं। तो यहाँ पर x डायरेक्शन का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और y डायरेक्शन का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। बताइए x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करा के क्या इक्वेशन आएगी? mu is equal to mv1 cos theta plus 2m into v2 cos theta प्लस 2m into v2 cos theta नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद y डायरेक्शन का मोमेंटम अगर कंजर्व कराऊंगा तो क्या इक्वेशन मिलेगी? mv1 sin theta equals to 2mv2 sin 2m v2 sin theta नॉट। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में भी बोला हुआ है उन्होंने, कुछ एनर्जी के बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि इफ द न्यूट्रॉन लूजेस 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू द ड्यूटेरॉन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब कि वो अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो 2/3 है ना, वो तो ड्यूटेरॉन को दे दे रहा है। तो 2/3 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर वो ड्यूटेरॉन को दे दे रहा है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ½ mu²। उसका 2/3 तो उसने ड्यूटेरॉन को दे दिया, यानी कि 1/2 muv हाँ, हाफ 2m into v2²। ये लो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर 2/3 उसने उसको दे दिया तो 1/3 तो उसके पास बचा होगा ना। yes तो ये लो, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। तो जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, वहां से आपके पास v1 और v2 आ जाएगा, और जैसे ही v1 और v2 आपके पास आया, तो फिर आपके पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए, तो वहां से आपके पास थीटा और थीटा नॉट दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो बस काम हो जाएगा आपका, समझ गए? yes चलिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बता दीजिए। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखिए कैसे आई है। आपको ऊपर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि जब न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, तो न्यूट्रॉन अपना 2/3 एनर्जी ड्यूट्रॉन को दे दे रहा है। ये देखिए क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है
कि न्यूट्रॉन लूजेस 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू ड्यूट्रॉन, है ना। तो 2/3 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ एम यू स्क्वायर उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसका 2/3 जो है वो उसने ड्यूट्रॉन को दे दिया, तो ये ड्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब 2/3 अगर उसने ड्यूट्रॉन को दे दिया तो 1/3 तो उसके पास भी बचा है, तो ये 1/3 मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दी। सर मतलब सर 1/3? अरे यार तुमने 100% तुम्हारे पास कुछ चीज थी, उसमें से तुमने जो है 2/3 मतलब कि 66.66% किसी को दे दिया, तो 33% तो तुम रखोगे ना। यस सर। हाँ, चलिए, था आपका क्वेश्चन नंबर 20। और कोई डाउट है टिल क्वेश्चन नंबर 20 तो पूछे। पैराग्राफ्स में आ जाए। पैराग्राफ नंबर 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, पैराग्राफ नंबर 2 में कोई डाउट है किसी को? पैराग्राफ नंबर 3, नो सर। पैराग्राफ नंबर 3 पूछना है? नो सर। ठीक है, बढ़िया बात है। ये पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो पहले एक्सरसाइज 3 में हुआ करता था, जेई वाले क्वेश्चंस में हुआ करता था, लेकिन वो जेई वाले क्वेश्चंस में क्या है, प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस ही रखे जाते हैं, तो फिर 1-2 साल पहले ये निकल गया, तो फिर इसके बाद इसको कॉम्प्रिहेंशन बना करके इधर एक्सरसाइज 2 में डाल दिया कि अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन। तो अगर किसी से ना हुआ हो तो पूछ लेना, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना यार, अच्छा क्वेश्चन कर लेना मतलब अपने हिसाब से। ये तो वैसे भी आपको कहीं भी मिल जाएगा, जेई का प्रीवियस ईयर का बुक होगा आपके पास, उसमें भी मिल जाएगा आपको ना। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास के 1-2 क्वेश्चंस करके फिर उसके बाद अपन रिजिड बॉडी डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे आज। रॉकेट प्रपल्शन के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो रॉकेट प्रपल्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो वही थ्रस्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है रॉकेट को इस तरीके से यहाँ पर उड़ाने के लिए। आप लोगों ने सुना भी होगा कि गैसेस जो आपकी इजेक्ट होती हैं, तो गैसेस जब इजेक्ट होती हैं तो मास आपका बेसिकली रिलीज हो रहा है, और बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मास आपका रिलीज होता है। हाई वेलोसिटी के साथ अगर आपका मास रिलीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका रॉकेट जो है उसका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मोमेंटम क्यों कंजर्व रहना चाहिए, ग्रेविटी भी तो है। तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ग्रेविटी जो है वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस में आप मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उसका एक आध क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको करा दूंगा, अभी आपके शीट में दे रखा होगा, वहीं से करा दूंगा। तो ये मान लीजिए आपका रॉकेट है, t इज इक्वल टू 0 पे इसका मास जो था वो m0 के बराबर था, और जो इसका वेलोसिटी था यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे वो लेट्स से u है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u आपने इसको दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके बाद यहाँ पर किसी जनरल टाइम t की अगर अपन बात करें, t इज इक्वल टू t पे अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पर जो मास है, मास को क्या मैं यहाँ पर m0 माइनस म्यू टी लिख दूं, अगर जो मासेस है वो म्यू केजी पर सेकंड से यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं तो। सही बात है, गैसेस के जो इजेक्ट होने की रेट है वो म्यू केजी पर सेकंड है, या dm by dt बोलते हैं या म्यू केजी पर सेकंड बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, काम करें dm by dt बोलते हैं। ये dm by dt से इजेक्ट हो रहा है, और किसी टाइम पर जो मास है उसको स्मॉल m बोल देते हैं, बट टाइम की रिस्पेक्ट में इक्वेशन नहीं लिखते हैं, स्मॉल m बोल देते हैं। चलिए, और वेलोसिटी लेट्स से जो है t टाइम के बाद यहाँ पर हो गई है आपकी v, और आपको यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दे रखी है इजेक्शन की, जो गैसेस यहाँ पे इजेक्ट हो रही है ना, वो vr दे रखा है आपको, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सर हाँ बोलिए। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, अभी आपने क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। सुनिए, फिर से सुनिए। यहाँ पर आपके पास ये रॉकेट प्रपल्शन की अपन बात कर रहे थे, तो रॉकेट प्रपल्शन में क्या है कि आपके पास रॉकेट है, t इज इक्वल टू 0 पे रॉकेट का मास m0 है, इनिशियल स्पीड उसका u है। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, गैसेस जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, रॉकेट से एग्जॉस्ट स्पीड है, गैसेस जो है वो इजेक्ट हो रही है। तो गैसेस अगर आपकी इजेक्ट हो रही है तो उसका रेट जो है वो dm by dt, मतलब कि रॉकेट के मास का जो यहाँ पर टाइम रेट है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, वो dm by dt आपको गिवन है। तो किसी जनरल टाइम t पर रॉकेट का मास मान लेते हैं स्मॉल m रह गया, और इसके बाद रॉकेट का स्पीड जो है वो v हो गया। तो रॉकेट का स्पीड v अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि कितना हो जाएगा, वो अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ पर जनरली जो है एग्जॉस्ट स्पीड है ना वो कांस्टेंट रखी जाती है,
VR और dm/dt जो है वो कांस्टेंट रखे जाते हैं, जनरली केप्ट कांस्टेंट। अच्छा मेरे को ये बात बता दो कि मैंने ये dm/dt के आगे नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया? इजेक्ट हो रहा है। मास कम हो रहा है सर। मास कम हो रहा है, मैथमेटिकली मेरे को उसको पॉजिटिव बनाना है ना, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि आप देखेंगे m फाइनल माइनस m इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो टाइम नीचे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और ऊपर न्यूमरेटर में फाइनल मास कम होगा, इनिशियल मास ज्यादा होगा, तो वो नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी dm/dt। तो वो नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए मैंने एक माइनस साइन यूज कर लिया है, ताकि ओवरऑल मेरा क्वांटिटी पॉजिटिव रहे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं रॉकेट के लिए इक्वेशन लिखूं, तो गैसेस जो है वो नीचे की तरफ एग्जॉस्ट हो रही हैं, तो थ्रस्ट फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगेगा और ग्रेविटी जो वेट है इसका वो नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ पर अगर अपन बात कर लें F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F net इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर F थ्रस्ट माइनस वेट, F थ्रस्ट माइनस वेट इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लो, इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ, क्या करा जाए अब आगे? थ्रस्ट फोर्स को कितना लिखा जाए? सर ये जो m है सर, ये m कौन सा वाला है सर? VR into माइनस dm/dt। m कौन सा वाला है? m आपके रॉकेट का मास है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। यस किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रॉकेट का मास है वो m है। यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स को मैं क्या VR into माइनस dm/dt लिख दूं? नेगेटिव साइन अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, वो माइनस को प्लस करने के लिए, मैथमेटिकली आपका जो है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यूज किया है मैंने। और वेट जो है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस mg लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा m into dv/dt। ये लो, तो यहाँ से अगर मैं m से डिवाइड कर दूं, तो m से डिवाइड करने पे क्या बनेगा आपका? dv/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ VR अपॉन m इंटू dm/dt, और ये हो जाएगा माइनस जी। ये आपका बन गया यहाँ पे। अब इसके बाद आप क्या करो, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते आप? dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ VR इंटू dm अपॉन m माइनस ऑफ जी डी टी। इसको इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो। बताओ dv की लिमिट तो लगेगी u से लेकर के v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। मास की लिमिट लगेगी m नॉट से लेकर के m तक, और टाइम की लिमिट लगेगी 0 से लेकर के t तक। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, ये कितना बनेगा यार? ये बन जाएगा माइनस ऑफ वी आर एल एन m अपॉन m नॉट, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी टी। तो ये ln के आगे जो नेगेटिव साइन है ना, इसको मैं ln में एब्सॉर्ब कर लूं अगर, तो ये हो जाएगा u माइनस जी टी, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस वी आर एल एन एम नॉट अपॉन एम। ये समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. m क्या है? किसी जनरल टाइम t पर आपके रॉकेट का कितना मास है, क्योंकि फ्यूल जो है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है। जो गैसेस हैं आपकी वो कॉन्टिन्यूसली एग्जॉस्ट हो रही हैं, तो फ्यूल की वजह से आपके रॉकेट का मास कम होता जा रहा है। तो फ्यूल की वजह से, फ्यूल के कंजप्शन की वजह से आपके रॉकेट का मास अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है, तो लेट से आपको किसी टाइम t पर रॉकेट का मास m दे दिया, मतलब पहले लेट से आपको दे रखा था फॉर एग्जांपल 1200 kg है आपके रॉकेट का मास विद फ्यूल, और अब किसी टाइम t पर आपके रॉकेट का मास लेट से 1000 kg रह गया है, तो m जो है वो किसी जनरल टाइम t पर आपके रॉकेट का मास रहता है विद फ्यूल। तो ये इस तरीके से रॉकेट की वेलोसिटी दी जाती है किसी जनरल टाइम t पर। तो आप इस इक्वेशन को चाहे तो याद रख सकते हैं और चाहे तो डेराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लास्ट में m अपॉन m नॉट, m अपॉन m नॉट पे मैंने नेगेटिव साइन एब्सॉर्ब कर लिया ना। लॉग में कोई भी a अपॉन b होता है तो माइनस साइन में b अपॉन a हो जाएगा ना, पावर -1 होते ही। यस हाँ, इसको लिख लें।
कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दिया जाता है कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो और इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है रॉकेट की, तो v जो है वो vr ln m0 अपॉन m के बराबर आ जाता है, v रिलेटिव ln m0 अपॉन m। वो आप क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लिख लिया सभी ने? लिख रहे हैं? अब एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको और किस तरीके का मिलेगा, ये सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको सारे ही बुक्स में मिल जाएंगे। जैसे रॉकेट प्रपल्शन भी कोई थ्योरी थोड़ी है, ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से। थ्योरी तो हमने बना दिया है उसको बस कि हाँ ठीक है। ये मान लीजिए कोई वेइंग मशीन है, अब वेइंग मशीन पे आपके पास ये एक चेन है जो गिर रही है, ये इस तरीके से। चेन का मास m है और लेंथ l है। आपको बोला गया है कि जब किसी भी टाइम t पर आपको यहाँ पर वेइंग मशीन का जो है रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। चेन इज फॉलिंग फ्रीली, then find the reading of weighing machine at any time t। किसी जनरल टाइम t पर जो है वो वेइंग मशीन का रीडिंग आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ये t बराबर 0 का फोटोग्राफ आपको दिया गया है कि t बराबर 0 पूरा चेन आपका स्ट्रेट था। अच्छा, एक आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मतलब कि एक तरीके से असम्पशन यूज करना है कि चेन जब गिरती है ना तो वो एक तरीके से यहाँ पे ढेर नहीं बनाती है, मतलब जब चेन गिरेगी तो वो कुछ इस तरीके से फॉल कर रही है, स्ट्रेट रहती है वेइंग मशीन पे ना, इकट्ठा नहीं होती है एक जगह पे। वो असम्पशन आपको यूज करना है। वो क्वेश्चन वगैरह जब आप करेंगे आपके शीट में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इकट्ठा नहीं होती है चेन एक जगह पे। तो बताइए क्या किया जा सकता है, थोड़ा बहुत नॉलेज पहले आप लोग सोच लें, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा। तो 5 मिनट में आप लोग ट्राई कर लें। सर ये यूनिफॉर्म है ना? हाँ यूनिफॉर्म है, मास जो है चेन का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।